अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स फ्रॉम के साथ मैं अफजल अयूबी। नाज़रीन, हुकूमत महंगाई का खात्मा करने और टैक्स दहंदगान को रिलीफ देने के लिए बयानिया लेकर आई थी। आज 7 माह गुजरने के बाद क्या अवाम को कोई रिलीफ मिला? टैक्स पेयर को कोई रिलीफ मिला? 32 लाख टैक्स पेयर को NT की जो शरत थी नॉन फाइलर की फाइलर की, उसमें कोई रिलीफ दिया गया ताकि टैक्स दहंदगान को अपनी तरफ किया जा सके। उसके बाद 7 ही आया नए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, उसमें भी तरमीम आ चुकी हैं। डॉलर जो बैरून मुल्क ले जाए जाते हैं, पहले 10,000 की जो लिमिट थी वो भी कम की गई। जो डिफ़ाल्टर को रोकने का कहा जा रहा था वो दावा कितना सच्चा है? कि वाकई पाकिस्तान डिफ़ाल्टर की तरफ जाने से अब कोई कदगन तो नहीं है, अब कोई मुश्किल तो नहीं है? इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं अब्दुल वदूद अलवी साहब। आप चेयरमैन हैं प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट इंडस्ट्री के, साबिक EC मेंबर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। उनके साथ मौजूद हैं उमर इकबाल ख्वाजा साहब, सीनियर एडवोकेट हैं, हमारे टैक्स अमूर हैं। अब्दुल वदूद अलवी साहब, पहले तो ये बताइएगा, जो हमारी हुकूमत का बयानिया था महंगाई का ख़त्म करने का, टैक्स पेयर को रिलीफ देने का, उससे आप कहाँ तक मुतमईन हुए हैं? देखिए जी, जो भी गवर्नमेंट, मैं ये कहूँगा कि जो भी गवर्नमेंट ये बयानियाँ लेके आती है कि हम महंगाई को ख़त्म करेंगे, गुर्बत को कम करेंगे, स्टेबिलिटी करेंगे, तो उसका बयानिया हमेशा उल्टा ही होता है। यानी ये समझ लिया जाए कि जो ये कहेंगे इससे उल्टा, इक़्तिदार से पहले जो नारे होते हैं वो नारे होते हैं, वो नारे रह जाते हैं। और इसके बाद जो पिछली हुकूमत थी, इससे पहले वाली हुकूमत थी, वो भी यही दावे लेके आई थी कि महंगाई 4.3% थी, वो 16.4%, करप्शन का खात्मा करेंगे, ये करेंगे, मैं आपको बताऊं कि 16.4% पे ले गई, ये 16.4% लेके 46% पे ले गई महंगाई की शरह को। कुछ देखें, और जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, जो कहानी जहां से शुरू होती है वो कहानी वहां पे ही वापस आके रुक जाती है। जी जी। हमारा प्रॉब्लम ये है कि इकोनॉमिकल, जब हम इकोनॉमी को देखते हैं तो हमारी जो मईशत है, इसके जो खद्दोखाल को हम चेक करते हैं तो इसके साथ एक बहुत ज़्यादा चीज़ जुड़ी हुई है, इकोनॉमिक्स के साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। कोई शक नहीं, ठीक है। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी मुल्क में नहीं होती है, ख़ास तौर पर तरक्की पजीर मुल्कों में जब स्टेबिलिटी नहीं होती, तो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मुल्कों में नहीं आती। लोग वहाँ, जो लोग जिनके पास पैसा होता है, या तो वो होल्ड कर लेते हैं या वो इस तरह की चीज़ों पे लगाते हैं जिस चीज़ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं होती। लोग अपना पैसा प्रॉपर्टीज़ पे लगा देंगे, लोग अपना पैसा शेयर में ऐसे नॉन प्रोडक्टिव चीज़ों पे लगा देंगे जिससे मुल्क की मईशत नहीं चलती। तो मुल्क की मईशत को चलाने के लिए एक स्टेबिलिटी और स्टेबल हुकूमत का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। हमने बड़ी देर पहले भी कहा था कि इस सारी चीज़ों का हल जो है वो मिसाके मईशत में मौजूद है, कि आप इस पॉलिटिकल चीज़ों को निकाल के मईशत को एक साइड पे कर दें। बराए मेहरबानी, जो भी गवर्नमेंट वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी दे, 8 से 10 साल की पॉलिसी दे। 8 से 10 सालों के अंदर कुछ चीज़ें स्टेबल ना हो। मैं आपको थोड़ा सा अगर टाइम हो तो मैं बताऊं कि हमारे हमसाया मुल्क में, इंडिया में जो स्टेबिलिटी आती है, या जो भी ये स्टेबिलिटी आई है, जो थोड़ा बूम आया है, तो पहले मनमोहन सिंह के 10 साल थे, फिर ये इस दफ़ा मोदी के 10 साल हैं। तो उसमें और क्या हुआ है, उन्होंने सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी को नहीं छेड़ा। ठीक है, लोगों ने ग्रो किया है, तरक्की की है, उनका पर कैपिटल इनकम भी बढ़ी है। अली साहब, ये आप इतफाक़ करते हैं इस पे, जो ज़लज़ले पाकिस्तान में आए, सैलाब आए, नागहानी आफात आई, कोरोना आया, उन चीज़ों ने भी हमारी मईशत पे असरात मुरतब किए हैं कि, या वाकई सियासी अदम इस्तेकाम की वजह सबसे बड़ी वजह है? देखिए, ये तो आप कह सकते हैं कि उसके कुछ ना कुछ असरात नेगेटिव आए ज़रूर हैं, लेकिन हमारी बुनियादी वजह वो भी है कि इसमें वो तो एक वन टाइम है ना। समय कोरोना आया है, या ये सैलाब आए हैं, या हमारे मुल्क की जो हालात थे इस वक्त, दहशतगर्दी के हालात थे पिछले 15-20 सालों में, हमने बहुत कुछ किया है। वो एक इंटरनेशनल सिनेरियो भी हमारा है। लेकिन एक्चुअल बात यह, क्या हमने पॉजिटिव रास्ते का इंतखाब किया है? हमने कोई कदम उठाया है कि हम सही रास्ते की तरफ चल तो पड़े ना। ये तो अगली बात है ना कि हम इसको किस तरीके से करते हैं। क्या हमने कोई पॉजिटिव, क्या हमने अपनी गवर्नेंस ठीक कर ली है? क्या हमने अपने जो दावे किए थे वो उसको ठीक कर लिए हैं? क्या हमने अपनी मैनेजमेंट डायरेक्शन दी है, मुल्क को डायरेक्शन दी है? कोई 4 साल की पॉलिसी दी है, कोई 6 साल की पॉलिसी दी है, कोई किसी किस्म का कोई रोड मैप दिया है कि जी हमने इस्लामाबाद जाना है, तो रुख तो हमारा कराची की तरफ है, तो हम इस्लामाबाद कैसे चले जाएंगे? सही कह रहे हैं। मौलवी साहब, दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। उमर इकबाल ख्वाजा साहब, आप भी इत्तफाक़ करते हैं जो हमारा एक आमदनी का ज़रिया है, रेवेन्यू कलेक्शन, टैक्स देना चाहिए लोगों को, लेकिन इसमें भी जो टैक्स दहंदगान का एतमाद है उसको ख़राब करने में FBR की पॉलिसियों का ज़्यादा कारसाज हैं, या ऑडिट हैं, या नोटिस हैं, या ऐसे कोई कवानीन हैं जो हुकूमत ने बनाए हैं जिसकी वजह से टैक्स पेयर इस निज़ाम से आज तक मुतमिन नहीं है?
एतमाद बढ़ने की बजाय वो कम होता जा रहा है, फुकदान बढ़ता ही जा रहा है। इसमें भी कोई है आप हड्डल है? बात ये है कि जैसे आपने भी बात की ना कि जब एक हुकूमत को हमने हटाना था, दिन रात हम महंगाई के ऊपर लेक्चर दे रहे थे और महंगाई का एक बयानिया बन रहा था कि इमरान खान की हुकूमत ने महंगाई बहुत कर दी है। और ये लग भी रहा था, ये हाँ, और नहीं परसेप्शन भी था, सही लग भी रहा था। वो हकीकत थी। हाँ, उसको इमरान लूज भी कर रहे थे, महंगाई सीटें चल रही थी और लोग तंग थे, तो उन्होंने एक नई पार्टी को या उनके पार्टियों के हजूम को मौका दिया कि ये आकर महंगाई पर काबू पा लेंगे। जी जी यही बात हुई थी ना जी जी। कि जी हमें महंगाई को कम कर देंगे। उसके बाद उस दिन से आज तक ये हुकूमत ये बता नहीं सकी कि उसका वो बयानिया कहाँ गया, किस हवा में तहलील हो गया और उसने अपने उस बयाने की तरफ काम क्या किया। हमारे प्रॉब्लम ये है कि सियासतदान समझते शायद लोग ना बहुत, हम या तो बेवकूफ़ हैं या पता नहीं हमें समझ नहीं है, वो अपने वादे वो समझते कि हम फ़ौरन ही भूल जाएंगे। अब 6 माह में जैसे भाई ने बताया कि 16% बढ़ के 46% होगी। वैसे मेरे पास तो 49% की इस वक्त फिगर है, 49% की है। आप मुझे बताएं 49% महंगाई के साथ पाकिस्तान की अवाम सर्वाइव कैसे कर सकती है? इस सवाल का कोई जवाब ये अभी हुकूमत को समझ, ये इस वक्त अपोजिशन मकबूल नहीं है, ये आप छोड़ दें। अपोजिशन तो हुकूमत खिलाफ है ही कोई नहीं है। इस वक्त अपोजिशन तो किरदार अदा नहीं कर रही। जी जी मासवा एक इमरान खान है, इस वक्त अपोजिशन हुकूमत की अवाम खुद है। जी जी अवाम कहती है कि आपने मुझे कहा था कि बिजली का यूनिट 11 रुपए का करेंगे, जी जी 26 रुपए इमरान खान ने किया था, तो आपने उस बिजली के यूनिट को 54 रुपए के ऊपर कर दिया है। तो हम आपको कैसे पसंद, हम आपकी अपोजिशन है, मैं अपोजिशन हूँ इस हुकूमत की। जी जी जब मैं ये कहता हूँ कि आपने दालें, बिजली, चीनी, गैस हर चीज़ महंगी कर दी है, अपोजिशन तो मैं हूँ। ये हुकूमत को पता नहीं कौन सा मिसकंसेप्शन है। ये भी तो दावा किया जा रहा था ना 200 रुपए पे हम डॉलर लेकर मैं आएंगे उसकी और तरफ आ रहा हूँ। पेट्रोल भी कम हो जाएगा। नहीं, अभी आपका दूसरा सवाल का जवाब, जो असल आपका सवाल था कि जो FBR की पॉलिसीज़ है उस पर अदम एतमाद क्यों है लोगों का। देखिए एक चीज़ जो आप बात समझें, जब तक इस वक्त आम आदमी या आम टैक्स पेयर ये समझता है कि उसके साथ ज़्यादती होती है, उसको नाजायज़ टैक्सेस लगाए जाते हैं, उसका बड़ा जेन्युइन और रीजनेबल उसका इशू है, वो कहता है इसमें हकीकत भी तो है ना। नहीं है, हकीकत है। जी जी कोई देखिए मैं आपको बताता हूँ हकीकत कैसे है। आप अपने अवाम को ये बता नहीं पाते कि आपने शराफिया को टैक्स क्यों नहीं किया। जी जी जैसे आपने अभी बात की 7E का टैक्स आया, 7E के टैक्स में तमाम सरकारी मुलाजमीन को मिले हुए प्लाट और तमाम फौजियों को मिले हुए प्लाट एग्जम्प्ट कर दिए गए, इस्तिस्ना मिल गया तो उनको। उसको एग्जम्प्ट कर दिएगा। अब आम आदमी ये कहता है जी मैं सारी ज़िंदगी मेहनत करता हूँ, उस पैसे पर इनकम टैक्स अदा करता हूँ, सेल्स टैक्स अदा करता हूँ, उसके बाद मैं 2 घर बनाता हूँ और आप उसको 7E का टैक्स लगा देते हैं और उस बंदे को जिसको फ्री प्लाट मिले हैं, उस फौजी को या उस सरकारी अफसर को आप उनको एग्जम्पशन दे देते हैं। ये कहाँ का ये तजाद है। नहीं सर, इससे वो क्या करता है, वो कहता है ठीक है मैं भी फिर चोरी की तरफ माइल हूँ, फिर मैं टैक्स नहीं देता। और वो यही लॉजिक, ये कानून खुद हमें चोरी की तरफ माइल करता है। जाहिर बात है आप यकसा सलूक करें तमाम पाकिस्तानियों के साथ। देखिए आप दिल पर हाथ रख के बताएं कि मैं अगर अभी बाज़ार में जाके चीज़ खरीदता हूँ 17% सेल्स टैक्स देता हूँ, मेरा ड्राइवर भी वही चीज़ खरीदने जाता है और वो भी 17% देता है, ये मसावी टैक्स कैसे है? सही कह रहे हैं। एक पेट्रोल, ये एक कौन सा मोटरसाइकिल इंसाफ वाला है? पेट्रोल ये डलवाता 1000 का। पेट्रोल पंप में मैं जाकर अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाता हूँ 225 रुपए लीटर, तो वही जो चिंगची वाला है बेचारा वो भी 225 में डलवा रहा है। ये कहाँ का? देखिए आपने इस्लामिक रियासत में हम रह रहे हैं, मसावात कहाँ पर है? ये बड़ी एक, इस वजह से लोग टैक्स देने से बिल्कुल बागी हो चुके हुए हैं। ये हमारे निज़ाम वो मुसावात नहीं कहते है। हैं कि ये आपका गैर मसावी निज़ाम है। आप 1% अशराफिया, ये चले 4% अशराफिया पाकिस्तान की जो तमाम वसाइल पर काबिज है, उनको आपने सबसे ज़्यादा प्लॉट। इस दफ़ा वो उमर साहब 4C में सुपर टैक्स लगाया तो मैं है। आपको उसी की तरफ आ रहा हूँ। आपने जहाँ पर लगाना है टैक्स, आपने वहाँ पर छूटें दे दी। जो सबसे ताकतवर तबके हैं उनको आप छूट दे देते हैं, उसके बाद किसको टैक्स लगाना है? नहीं, जो 4C लगाया था, 4C लगाया, सुपर टैक्स लगाया, तो वो 1401। अब आप सुपर टैक्स की बात सुन ले, 1494 कंपनियां हैं पाकिस्तान की जो 94%, 1394 है, 1494, आप 1300 कर लें, 94% टैक्स पाकिस्तान के दे रहा है। उन्हीं कंपनियों को आपने सुपर टैक्स भी लगा दी। जी जी, और वो जो बंद होती जा रही वो है। तो बंद ही हो, देखे ना आपको मसावी निज़ाम ही नहीं बना रहे। वो बेचारे पहले उन कंपनियों का टैक्स का रेट 30% से लेकर 55% तक है। पहले बैंक्स जो है वो 55% पे होते हैं टैक्स, बाकी कंपनियां 30। आपने उनको 10% और टैक्स लगा दी बैंकों के अलावा। तो आप मुझे बताएं
कि आपने उन कंपनियों को बंद करवा देना है। वो कंपनियां इस वक्त टेक्सटाइल। हुकूमत उमर साहब, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से पहले मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था, मैं उसको मुकम्मल करना चाहता हूँ। हुकूमत ने कावानीन या पॉलिसी बनाई है उसकी वजह से टैक्स पेयर में एतमाद नहीं है, या FBR के रवैये, उनके अफसरशाही, उनके कवानीन के इतलाक, उनकी वजह से फुकदान है, लेकिन वो किस तरफ से है और उनका हल क्या है? लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी उमर साहब। सर, जो अदम एतमाद आ रहा है उसमें टैक्स पॉलिसीज़ का भी बड़ा रोल है। मैंने आपको जैसे बताया कि वो गैर मुनसिफाना है। अगर टैक्स की पॉलिसीज़ मुनसिफाना नहीं करेंगे, लोग टैक्स नहीं देंगे। FBR का तो मसला नहीं है। FB नहीं, और FBR का मसला तो बहुत ज़्यादा है। FBR का मसला इतना ज़्यादा है कि डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं जो रिश्वत सतानी को जन्म देती हैं। अब डिस्क्रिशनरी पावर्स को ख़त्म जब तक नहीं करेंगे तब तक लोग FBR पर एतबार नहीं करेंगे। और देखिए, आप मेरी तो मैं अब आपको एक मिसाल देता हूँ कि स्टील सेक्टर है, वहाँ पर प्रॉफिट का मार्जिन टोटल 2% है। जब ट्रेड के अंदर वो आता है, आप कहते हैं उसके ट्रेडर को कि यार तो भाई तुम GP 8% डिक्लेयर करो। वो कहता है जब मैं कमाता ही 2% हूँ तो मैं 8% कैसे GP डिक्लेयर कर दूँ। अब गुजारिश ये है कि जब तक अब सेक्टोरियल एनालिसिस, इसके क्या है, आपने अफसरों को एक पावर दी है कि जिसका चाहे 8%, 18%, 2% जिसका मर्जी मान लें, आप उसकी बजाय हर सेक्टर, हर ट्रेड बॉडी के साथ बैठे। तमाम ट्रेड बॉडीज़ के, ये FBR का काम नहीं है, उनके साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट बिठाए, उनकी ट्रेड बॉडीज़ को बिठाए और उनके GP रेट्स का एक तयन करते हैं हर सेक्टर का, हर थ्रू आउट हर सेक्टर। मैं दोबारा आता हूँ। अलवी साहब, आप इत्फाक करते हैं वाकई जो ताजर बरादरी के मसाइल हैं, क्योंकि चैम्बर तो एक माँ है ताजर बरादरी की, और आपके तो जो एंटीन होल्डर नहीं है उसका मेंबर भी नहीं बन सकता, आप इसी मेंबर भी रहे हैं और टैक्स के बारे में बात भी की जाती है। तो फिर आपकी जो प्रपोजल है या हुकूमत के साथ या FBR के साथ आप बैठते हैं, उनका वज़रा को बुलाते हैं, मेम्बरान को बुलाते हैं, तो फिर उसका लाहेमल क्या निकलता है? आप ये मसाइल को उजागर नहीं करते? ज़ाहिर बात है आपको बंदे करते हैं उजागर। देखिए जी, हमारी जो ये बात उन्होंने ठीक की है कि हमारा जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो बिल्कुल ही किसी भी चीज़ के ऊपर राइट डायरेक्शन पे नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा किए। इन्होंने पहले कहा कि जी एक बंदा एक ही मार्केट में है, अगर वो 1000 स्क्वायर फीट के ऊपर है तो उसको GST लगेगा, अगर वो 1000 स्क्वायर फीट से नीचे है तो उसको GST नहीं लगेगा। जी, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि एक बंदे की सेल परचेज पे नहीं किया, उसकी क्वांटिटी पे नहीं किया, उसके एरिया पे कर दिया। मिसाल के तौर पे एक ही बंदा जब शॉप से निकलेगा तो एक जगह पे एक चीज़ 116 रुपये की है, दूसरी जगह पे चीज़ 100 रुपये की है। यानी कि इनको पॉलिसी बनाने वालों को ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं है। जब तक स्टेक होल्डरों के साथ मिल के, मिसाल के बेशुमार बिजनेस ऐसे हैं जो 0.5% पे होती हैं, जो थोक और ये इसके बिजनेस है 0.5 से लेके 1.5 तक 2% तक। तो जब आप उनको कहेंगे जी आप 8%, और दूसरी बात एक और है इसमें, जो सबसे बड़ी बात है, प्रॉब्लम क्या है, जब छोटे ट्रेडर्स की बात की जाती है तो उनको कहा जाता है कि आप कस्टोडियन बने, आप GST रजिस्टर्ड हो। भाई वो जब उन्होंने GST लेना ही नहीं है तो वो GST रजिस्टर्ड क्यों हो, वो अपने खाते और अपने हिसाब क्यों रखें? इस तरह के बेशुमार मसाइल आते हैं। इसीलिए जब कभी भी कोई पॉलिसी बनती है, अभी भी इन्होंने देख लें, इस हुकूमत ने पॉलिसी बनाई कि वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ बिल बनाने की, हालांकि वो ठीक थी लेकिन मुशावरत नहीं की, नाकाम हो गई। सरापा एहतजाज हो गया, पहले एतमाद में लिया जाता, उसका कोई मैकेनिज्म बनाया जाता। फिर दूसरी बात यह है, यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि एक जगह बैठा जाता है, बातें तय की जाती हैं, जब इंप्लीमेंटेशन की बारी आती है तो अफसरशाही जो बातें तय हुई होती है उसके बिल्कुल उल्ट पैदा कर देती है। कानून अलहदा बन जाता है, नोटिफिकेशन अलहदा बन जाते हैं, SRO की बरबार होती है, किसी बंदे को कोई समझ नहीं लगती कि हुकूमत की डायरेक्शन क्या है। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, ये हमारे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के भी बड़े मसाइल हैं। अब जो कंटेनर मुल्क से बाहर आए हुए हैं, मेरे ताजरों ने, लोगों ने, इन्होंने कहा जी 84 और 85 के साथ जितना जुल्म किया है पिछले 3 माह में, लोगों का सारा कैपिटल उड़ा के रख दिया है। सही बात, ठीक है, लोगों के पास सकत खत्म हो गई है। 50,000 की पहले शर्त पूरी की, फिर 1 लाख की। अब उन्होंने कहा कि 50,000 तक के कंटेनर इन्होंने कुछ क्लियर किए हैं, अभी भी 50,000 की कम क्वालिटी वाले कंटेनर भी अभी भी पड़े हुए हैं। 3,000 कंटेनर अब उन्होंने 1 लाख कर दिया, लेकिन इतना स्लो प्रोसेस है, 1 से 1.5 महीना एक कंटेनर को क्लियर करने में लग जाता है। भाई उसकी रिटेंशन पड़ती है, उसका किराया आपको रेंट पड़ता है, पोर्ट के खरीदा पड़ते हैं,
मैं आपको सच्ची बात बताऊं, इस 3,000 कंटेनरों में कुछ कंटेनर ऐसे हैं, लोग कहते हैं कि ये वहाँ का वहीं पड़ा है, हम इसको ला के बेचें क्या? लोगों के पैसे ज़ाया हो गए हैं। ठीक है, इंडस्ट्री बंद होगी जिनके पार्ट्स आने थे, पार्ट्स आने थे, छोटे छोटे पार्ट्स हैं। मिसाल की तरह मेरे पास एक इंडस्ट्री है, जब मेरे पास रेलेवेंट पार्ट्स नहीं आएंगे तो मैं किस तरीके से उसको मैं करूँगा? अब उन्होंने क्या कह दिया कि आइंदा से आपने लेना है तो आप पहले प्री इजाज़त लें। ठीक है, अब इजाज़त स्टेट बैंक 2 माह तक स्टेट बैंक जो है ना वो उसकी कंप्लाइंस नहीं कर रहा। लिहाजा इसका मतलब ये है कि डेलिबरेटली बिजनेस को ब्रेक लगाई जाती है। ठीक है, उसको रोका जा रहा है, उसको उसमें एक्टिविटी को रोका जा रहा है, लेकिन महंगाई को नहीं रोका जा रहा। एक्सपोर्ट में भी कोई कदगन है, उसमें मसाइल हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक्सपोर्ट यूनिट भी आपको पता है पिछले महीने भी 1 से 1.5% एक्सपोर्ट कम हुई है। हमारे पिछले 4 महीने का एनालिसिस भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बंद होती जा रही है, इंडस्ट्री बंद होती, उसकी अभी तो पुराने ऑर्डर चले आ रहे थे ना, जिसकी वजह से काम कुछ चल रहा था। ठीक है, अब नई चीज़ें क्यों होंगी? देखें, जो मुराद दी गई थी उसको भी ग्रेजुअली वापस लिया गया है इस मामले में। दूसरी चीज़ ये है कि जब आपके पास रॉ मटेरियल और आपके पास 84-85 के तहत जो इन्होंने चीज़ों को रोका हुआ है, उससे ये साइकिल है, ये बिजनेस एक सर्कल। अगर आप किसी भी चीज़ को ब्रेक कर देंगे तो ये पूरा सर्कल नहीं चल सकता, इसको समझने की ज़रूरत है। इसलिए इनका प्रॉब्लम ये है कि हमारे अफसरशाही की वजह से हमारे FBR, हमारी कस्टम, हमारी कोई बंदा भी स्टेक होल्डर के साथ मशावर करने को पसंद नहीं करता। अच्छा, जो आपकी ताजिर बरादरी डॉलर लेके जाती है बैरून ममालिक इंपोर्ट के लिए, तजारत के लिए, अब उसमें शरायत उनको पहले $10,000 ले जाने की थी, अब 5,000 कर दी गई है, उस पर भी ताजिरों का क्या? देखिए, ये भी पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है, पूरी दुनिया में चीज़ों की वैल्यू, यानी कि अगर आपके पास पहले, आज से 1 साल पहले आप $10,000 लेके जाते थे, आप कंज्यूम करने के लिए अगर बाहर जाते थे किसी भी चीज़ के लिए, तो आप उसकी वो रकम जो थी ना उस वक्त वो उसमें बहुत कुछ आया था। अब आप $10,000 भी लेके जाए ना तो उसकी वैल्यू, इंटरनेशनल वैल्यू भी 6,000 रह गई है, और वो बढ़ाने के बजाय कम कर दी है। आपके जो आप इंटरनेशनल इंडेक्स को चेक कर लें कि जो डॉलर कोरोना से पहले जो रूम आपको एक $100 का मिलता था वो $200-300 में चला गया। जो आपको एक टिकट थी वो 300, यानी कि जो 50,000 हज़ार की, 60,000 की टिकट थी वो 2-2 लाख 3-3 लाख पे, यानी कि चीज़ें इंटरनेशनली बढ़ गई हैं। इस तरह की जो ये कॉस्मेटिक्स है ना, इनसे काम नहीं चलेगा। आपको बहुत बड़ी पॉलिसी देनी पड़ेगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, सारे तमाम स्टेक होल्डरों को बैठना पड़ेगा। मुल्क के साथ बहुत कुछ अगर मुल्क को बचाना है तो फिर ये मिसाके जो मुआशरत है ना, जो वो बहुत ज़रूरी है। उमर इकबाल खान साहब, क्योंकि डॉलर के लेन देन को आप बहुत करीब से जानते हैं, आप एक्सचेंज को, कारोबार को भी जानते हैं, ये वैसे मजाक नहीं है कौम के साथ। आपका कानून जो पहले बना हुआ उसमें आप $10,000 ले जा सकते हैं, एक नोटिफिकेशन आता है जनाब 5,000, एक बंदा उससे ज़्यादा नहीं ऊपर बाहर नहीं लेके जा सकेगा। हालांकि महंगाई तो जिस तरह अब्दुल वदूद साहब कह रहे हैं, महंगाई तो पहले ज़्यादा बढ़ गई है। देखिए सर, बात इस वक्त क्या है, ग्राउंड रियलिटी को नहीं हम देख रहे। जी। पाकिस्तान में डॉलर की ना इनफ्लो रुक गई हुई है, इनफ्लो रुक गई है। वो जो हमने एक्सचेंज कंपनियों के ऊपर पाबंदियाँ लगाई उसकी वजह से रुकी। फिर हमने खुद कुछ ऐसी सफरी, जैसे पाकिस्तान ने जो बाहर से आने वाले लोग हैं ना, उन पर भी पाबंदियाँ लगा दी कि आप इतने डॉलर अगर लाएंगे आप डिक्लेयर करें यहाँ पर। जी। उससे वो भी डिस्करेज हो गए लाने के लिए। हमने अपनी ग्राउंड रियलिटी को चेक नहीं किया। इस वक्त तो हुकूमत का ये हाल है कि सरकारी रेट 223 रुपये है, और जो सरकारी TT का रेट है, जो बैंक इंपोर्ट के लिए इनको देता है, वो 248 रुपये है। आपका जो असल ट्रेड हो रहा है वो 245 और 48 के दरमियान में हो रहा है, जो इंपोर्ट के लिए हो रहा है, ये TT के बाहर अगर किसी को पेमेंट करनी उसके लिए हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि इस वक्त तो लेकिन एक जेन्युइन मसला है कि पाकिस्तान के पास डॉलरों की कमी है। उसकी वजह एक और भी है, मैंने भी, मेरे दोस्तों ने भी, सब ने यही सोचा कि जी पाकिस्तानी रुपए की बजाय सेविंग्स को हमने घरों में वो क्या आते हैं सेफों में रख लिए डॉलर ख़रीद के। अब जब तक ये इलेक्शन, मैं वैसे एक बात बताऊं, मैं नॉन पॉलिटिकल है बात, लेकिन शायद लोग इलेक्शन करवा देंगे, कोई चीज़ सामने नज़र आएगी तो वो डॉलर भी मार्केट में आ जाएगा। देखिए इस वक्त लोगों के पास घरों में और सेफों में बेताशा डॉलर पड़ा हुआ है। आई कैन वोट फॉर दैट। गोल्ड छोड़ के अपना डॉलर का गोल्ड भी उसी में है। लोग देखिए, इसमें इन्वेस्टर का या अवाम का कसूर नहीं है,
उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए ये काम किया ना। तो ज़ाहिर बात है इंडस्ट्री इसलिए लोगों ने वो बंद वो करके इंडस्ट्री में तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। आगे सारे वो डॉलर में आ गए, जिसका यहाँ से 140 240 का खरीदना है, कोयटे में जाके 250 का बिक सर जाएगा। वो खैर मैं कोयटा भी नहीं लोग लेके जाते। देखिए वो मखसूस तबका है, वो मखसूस तबका है, उसके अंदर भी हमारी नाकामी इन्फोर्समेंट एजेंसीज की है। इन्फोर्समेंट एजेंसीज में कस्टम वाले, रेंजर्स या बॉर्डर के ऊपर जो भी तैनात है, उन सब की नाकामी है। ये वहाँ से जाते, वहाँ से पाकिस्तान आधा स्मगलिंग पर जिंदा है, तो ये डॉलर उसके अगेंस्ट ही जाता है ना, जो स्मगल्ड माल आता है उसके सामने। नाज़रीन यहाँ छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। उमर इकबाल खान साहब, आप जनाब जो शौकत तरीन साहब ने अभी 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने बताया पाकिस्तान अब इस वक्त 75% डिफ़ाल्टर की तरफ जा चुका है। तो ये वाकई उनकी ये बयान ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान था या वाकई इसमें कोई हकीकत है? नहीं नहीं, ये गैर जिम्मेदाराना बयान की बात नहीं है। ये बात करें डिफ़ॉल्ट इंडेक्स की, जी जी। ये शौकत तरीन नहीं मेंटेन करता। ये जो दुनिया में रेटिंग एजेंसीज है ना, मूडीज़ वगैरह, ये स्टैंडर्ड एंड पुअर, ये इशू करती हैं। जी जी। वो स्टैंडर्ड, ये हमारे जब हम स्कूक बॉन्ड्स इशू करते हैं ना पाकिस्तान के, तो उनके ऊपर ये एक रिस्क एनालिसिस दिया जाता है जिसमें डिफ़ॉल्ट रेटिंग्स बनाई जाती है। ये उसकी बात हो रही है। पाकिस्तान ने एक स्कूक बॉन्ड्स इशू किए हुए हैं जिसकी $1 बिलियन की पेमेंट दिसंबर में आ रही है। तो वो रेटिंग एजेंसीज कहती है कि 75% चांस है कि पाकिस्तान ये पेमेंट नहीं कर सकेगा। शौकत तरीन का कोई अपना एनालिसिस नहीं है इसके ऊपर, ये पहली बात। लेकिन आपको मैं बता दूं, आज तो ये तो 3-4 दिन पहले की बात थी, अब उन्होंने कहा 93% चांस ये है कि पाकिस्तान ये पेमेंट नहीं कर सकेगा और डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। 75 से बढ़ा 93 के पे चला उन्होंने गया। उसकी वजह से वो जो हमारा स्कूक बॉन्ड है वो डिस्काउंट के ऊपर बिक रहा है, यानी कि जिसने $100 का, $100 का लिया था, अगर वो मार्केट में बेचना चाहे तो उसके अगेंस्ट उसको $35 टोटल मिल रहे हैं। तो वो इतना डिस्काउंट चल रहा है इस रिस्क एनालिसिस की वजह से। और बात ठीक है, देखिए आप बात समझ नहीं रहे। पाकिस्तानी हुकूमत ने अभी इनको कोई बहुत ज़्यादा कोई एफर्ट्स करने पड़ेंगे अपने फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व को बढ़ाने के लिए। $16 बिलियन से नीचे जब पाकिस्तान का एक्सचेंज रिज़र्व जाता है ना, तो सारी दुनिया हमारी क्रेडिट रेटिंग्स कम करनी शुरू कर देती है। अभी हमारा तो $8 बिलियन पर आ गया हुआ है। वो भी 6 पे आ गया है। दो वो पहले तो अभी एक अरब मिल गया गैप ना हुआ, पैसे, अभी फिर एक $1 अरब बिलियन गैप हो गया। मिला। तो चले मैं बाकी देखिए, मैं ना तो सियासी बात में जाता हूँ ना मैं तो जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटी उसकी बात कर रहा हूँ कि $8 बिलियन या $8.5 बिलियन इनके पास है। आगे जो पेमेंट्स आ रही हैं ना, उसमें इसहाक डार साहब को चाहिए नहीं था कि देखिए ये वो पुराना वक्त रहा नहीं गया 90s वाला कि हम बढ़ के मारे बैठ कर, मतलब बहुत तेज़ होगी वक्त, बातें हर चीज़ फैल जाती। उन्होंने आती दावा कर दी $200 का मैं डॉलर कर दूंगा। इंटरनेशनली तमाम फंड्स ने, तमाम ने कहा यार अगर हमने डॉलर दिया पाकिस्तान को तो इसहाक डार साहब तो उसको बेचेंगे मार्केट में, उसको डॉलर को नीचे लाने के लिए, तो ये तो हमारा डॉलर ज़ाया कर देंगे। नतीजा क्या निकला? आपको डॉलर की इन्फ्लो ही नहीं आई। जितने आपको मल्टीलैटरल डोनर्स ने पैसे देने थे किसी ने दिए ही नहीं पैसे। ओवरसीज भेजते थे उनमें भी कमी वाक़या होगी। अच्छा, ओवरसीज़ में भी कमी वाक़या होगी। ये हुकूमत को बड़ा ज़रूरी है कि अपना ओवरसीज़ पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप बेहतर करें। वहाँ देखिए दुनिया सारी में परसेप्शन बिकती है, रियलिटी तो बिकती नहीं है। आपने परसेप्शन स्ट्रांग रखनी है। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी 95% इस मौजूदा हुकूमत को शायद नापसंद करते हैं और उनके दिल में इनके लिए इज्जत नहीं है। हुकूमतें मॉरल अथॉरिटी से चलती, याद रखिएगा। सही कह रहे हैं। कोई ये वाली जो ज़बरदस्त वो रेट ऑफ द स्टेट मॉरल अथॉरिटी से रहती है। इनको चाहिए कोई अपना इमेज बेहतर करें। आप देखें ना, 40 दौरे कर दिए हैं, इतने बड़े इंट्रोज ले जा रहे हैं, ये खुद भी तो कोई करे ना। वो इसहाक डार साहब के जो दावे थे पहले, आप बिल्कुल इनके जो दावे पहले भी IMF जुर्माना कर चुकी है, यही मैं फिर कह उसी रहा तरफ जा हूँ, रहे ये हैं। फिर वही बातें कर रहे हैं। इसहाक डार साहब को बिल्कुल इकोनॉमी की पाकिस्तान की सोच समझ नहीं आ रही, या वो बिल्कुल बाहर थे, शायद उनको नहीं पता था कि हालात कितने खराब हो गए। आर्टिफिशियल मैनेजमेंट को तो वो नहीं जानते हैं, नहीं, वो लेकिन इस दफ़ा वो शायद सर वो आर्टिफिशियल मैनेजमेंट नहीं चल रही। अच्छा 7E में, अच्छा उमर साहब के प्रोग्राम टाइम खत्म हो जाता है, 7E में अमेंडमेंट नहीं किए हैं, वो क्या है? असल में मैं आज अपने नाज़रीन को बताऊं, बल्कि हाईकोर्ट में भी उस दिन यही बात हो रही थी कि ये 7E का कानून 2022 पे लागू नहीं करना चाहिए था। 2 साल के लिए मशवरत करते तो ये पहले एतमाद में लाते लोगों इसके को। कानून के लिए क्या हुआ कि 12 लाख रिटर्नें भर गई, तो हुकूमत को याद है कि हमने तो 7E का प्रॉपर टैब ही नहीं दिया हुआ। उसके बाद 13 अक्टूबर को जब 12 लाख रिटर्नें फाइल हो गई हैं, इन्होंने 7E का टैब दे दिया। जी जी। अब वो जो 12 लाख रिटर्नें हैं वो इस टैब के बगैर भर गई हुई हैं।
अब उसको मीटअप करने के लिए फिर एक नया SRO लाए, ये समझ नहीं रही, ये सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन करता जा रहा है FBR। ये तो कभी हाई कोर्ट्स में खड़ा ही नहीं हो सकेगा। अब इन्होंने कहा जिन्होंने 12 लाख लोगों ने बगैर इसके भर दिए वो 31 दिसंबर तक ये भी भरेंगे। गुजारिश ये है कि ये आप इस तरह कानून को नाफिज ही नहीं कर सकते। कानून नाफिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि जब तक प्रोसीजर और रूल्स ना दिया जाए वो कानून नाफिज अमल नहीं होता। तो जब 7E का रूल्स प्रोसीजर मैनुअल अभी तक था ही नहीं, तो 30 जून तक, बल्कि 30/9 तक, 13/10 को है, तो आप इसको 2022 पर क्यों नाफिज अमल कर रहे हैं? इसलिए इसको फ़ौरन वापस लेकर अगले साल से इसको नाफिज अमल करें। और ये 7E भी एक बहुत बड़ा इम्पीडियंट है। लोग कहते हैं जी मैंने टैक्स पेड मनी से सासे बनाए हैं। ये आप देखें, जो नॉन फाइलर है उसको तो आप इतना बड़ा इंसेंटिव दे रहे हैं, वो बाहर ही रहेगा। जो फाइलर होता है बेचारा, उसको आप जो उसके सासे उसको टैक्स करना शुरू कर देते हैं। फिर ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। जो 18वीं तरमीम का मकसद ही ये था कि सूबे और वफाक के इख्तियारात को वाज़े किया जाए। ये भी सबसे बड़ा अलमिया था इसमें 7E में, ये सूबे का टैक्स था ये जो सूबे वफाक का ले नहीं इख्तियार है सकता। और वफाक लगा रहा है। नहीं, ये भी अब देखे ना, सूबे ने भी लगा दिया हुआ है। 2016 में पंजाब हुकूमत ने ओपन लैंड्स के ऊपर टैक्स लगा दिया, प्रॉपर्टी टैक्स। अब जब उसने टैक्स लगा दिया, उन्हीं लैंड्स को 7E में टैक्स कर रहा है वफाक। ये कैसे हो सकता है? इसके ऊपर भी जो हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है इसका मतलब वो खत्म हो जाएगा सर, 7E। अब लोग जो 30 तारीख है रिटर्न की जमा करवाने की, तो इसमें जो 7E का जो इसमें कॉलम है तोसी हो जाएगी। इसमें तोसी इस तरह करनी पड़ेगी कि 13 अक्टूबर को जब इसके रूल्स आए हैं तो रिटर्न तो तब भी मुकम्मल नहीं। अभी फिर आज जो अब आपने कहा है ये जो आ गई है नई अमेंडमेंट, ये अब आ गई है नवंबर में। लॉ ये कहता है कि जिस डेट में ये रिटर्न मुकम्मल हो उससे क्लियर 90 डेज लोगों को दिए जाए। मेरे हिसाब लेकिन से वो तो मिनिमम टैक्स का फार्मूला भी उसमें अभी तक वो भी मसाइल है। वो भी मसाइल, रिफंड के लिए जो शरायत वो रखी भी मसाइल है। मसाइल रिफंड भी बिल्कुल नाजायज तौर पर रोका जा रहा है। रिफंड रोकने की तुक ही नहीं बनती। आप मुझे फाइल करने दें, उसके बाद आपके पास मुकम्मल इख्तियार है कि चेक करें वो सही है या गलत है। आप मुझे फाइल क्यों नहीं करने दे रहे? सही कह रहे हैं। इसका ये मतलब तो जुल्म है। ये 30 नवंबर नहीं, फिर 31 ये तो दिसंबर से भी आगे जाएगी जो डेट। देखिए, इसमें भी हुकूमत को ये लोग स्टेक लेकिन होल्डर चेयरमैन है। FBR ने कहा 25 लाख गोशवारे आ चुके हैं, तो फिर उनको कोई फायदा तो नहीं है। सर 25 लाख गोशवारों में किसी में 7E नहीं दर्ज हुआ होगा, किसी ने भरा ही नहीं 7E। ये वो गोशवारे हैं, तो या फिर सबको बाद में टैक्स लगाएंगे। फिर हाल क्या है? अभी तक अब हाल फिर इसका मतलब आप कह रहे हैं ये अगले साल ये 7E इसको अगर हाई कोर्ट खत्म कर दे तो ठीक है, FBR तो नहीं खत्म करेगा। कर तो सकता है, लेकिन वो कह दे अगले साल से नाफिजुल अमल हम करते हैं। यानी कि मुमकिन है, लग रहा है मुमकिन है जी, इसका असूल ही है। अलवी साहब, आप कितना मुतमईन है सागडार साहब की परफॉर्मेंस से, कारकर्दगी से? जो सब ने एक मुल्क में वावेला था, सागडार साहब आगे मुआशरत संभल जाएगी, इकोनॉमिक्स जो हमारे इंडिकेटर हैं वो बेहतर हो जाएंगे, कहाँ तक दुरुस्त हुए? देखिए जी, अगर एज ए बी के पाकिस्तानी देखी जाए तो हमें उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें डिफ़ॉल्ट से भी बचाए। मुल्क का मामला है ना, हमारी ज़ात का मामला, या सागडार साहब की ज़ात का मामला तो है नहीं है, ठीक है। हमें उम्मीदें अच्छी रखनी चाहिए। दूसरी बात यह कि जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मामला होता है वहाँ हमारा इख्तलाफ होता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ठीक तरीके से ओबे नहीं कर रहे, जिसकी वजह से मुल्क को नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो हमारा ख्याल ये है कि जो उन्होंने कहा था अल्लाह करे सच कर दें। हमें तो कोई इतराज़ नहीं, ये घोड़ा ये घोड़े का मैदान। इन्होंने कहा था कि 200 के करीब आ जाएगा डॉलर, तो आ जाए डॉलर भाई, हम वेलकम करेंगे। अगर वो कहते थे कि 200 के करीब डॉलर आ जाएगा, अगर वो कहते हैं कि हमारे ज़खायर जो हैं, जो इसके देखें, मैं आपको थोड़ी सी छोटी सी खबर बता रहा हूँ। पाकिस्तान को 30 जून 2023 तक तकरीबन 33 बिलियन डॉलर की ज़रूरत है हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट और सारी चीज़ों को पैप करने के लिए, ठीक है। तो 33 बिलियन डॉलर इन्होंने पूरा करना है। इसाक डार साहब ने आज से 8-10 दिन पहले अगर खुशखबरी सुनाई थी कि हमारी ये सारी चीज़ें पूरी हैं तो हम करंट अकाउंट डेफिसिट को भी कम कर लेंगे। तो देखें, ये तो अब ना पहले ये जो 90s के दौर नहीं रहे। ये पहले आप दावा करते थे, लोगों को भूल जाता था, खबर अखबार सामने आती थी, पता चलता था। अब तो आपके दावे और आपके रिकॉर्ड हर वक्त एक एक लम्हे में आपके 12-15 करोड़ लोगों के पास अब सोशल मीडिया आ चुका है, अब कोई चीज़ छुपती नहीं है, वो हर चीज़ और आपके लिए उसके लिए मीडिया को जहमत करने की जरूरत नहीं पड़ती। टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, कोई टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, आपकी चीज़ें चली हुई वही तो पर आपको रिपीट हो जाती हैं। इसने इस दिनों में ये कहा था, तो लिहाजा अब जगलिंग नहीं चलेगी। अब रियल बेस इकोनॉमी की बात करें। मैं एक और बात कहूँगा, मैं अब जैसे उनका पॉलिटिकल बात, जैसे कल आर्मी चीफ साहब से आप इख्तलाफात कर सकते हैं, चीज़ें कर, भाई उन्होंने एक बात बड़ी परफेक्ट कही है।
पाकिस्तान जो इस गर्दाब में फंसा हुआ है, ये आपका नहीं फंसा हुआ, बड़ा पुराना फंसा हुआ है। इसको निकालने का एक ही हल है कि यार बराए मेहरबानी तमाम स्टेक होल्डर जो हुकूमत में है, अपोजिशन में भी, हम इमरान खान को भी कहते हैं, हम नवाज, बर्दाश्त का कल्चर लाएं, बर्दाश्त का कल्चर लेके एक दूसरे को फेयर ऑन एंड फ्री करें। इलेक्शन करवाएं। पाकिस्तान में जिस दिन 2 या 3 कंसेक्टिवली फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो गए और आवाम को अपना हक़ नुमाइंदगी मिल गया, लोगों को ये इत्मीनान आ गया कि हमें हमारी मुंतखब की ही हुकूमत ही होती है, तो आप यकीन करेंगे दिनों में ये टाइम बदलेगा। मैं आपको फिर ये कहूँगा कि इकोनॉमिक्स जो है ना वो सियासत से अलग होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, और ये सोशली इम्पैक्ट करती है। ये आपकी इकोनॉमिक्स जो है, ये आपकी जो आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसको हिट करती है, लोगों का इत्मीनान ख़त्म होता है, लोगों का एतबार ख़त्म होता है। लिहाजा आपने अपनी चीज़ों को ठीक करना है तो आप बॉटम से ठीक करें, आप अपनी चीज़ों को दोबारा बैठ जाएं, एक नया इमरानी मुआहदा कर लें। यार दुनिया में सारे मुआहदे होते हैं, कोई शक नहीं है इसमें, कोई नहीं। वो बेहतरी के लिए मुल्क, बेहतरी अगर ये के लिए मुल्क मुल्क के लिए है आगे तो लेके हम है, चलें। ये मुल्क है तो आपकी सियासत है, सियासत अगर है। मुल्क नहीं है तो आप सियासत कहाँ पे करेंगे? आपने भी अगर खुदा ना खास्ता किसी के ज़हन में ये है कि हमने हुक्मरानी करनी, कहाँ हुक्मरानी करनी है? इस तरह तो हुक्मरानी नहीं होगी। $8 बिलियन की आपका हुक्मरानी नहीं हो सकती, ठीक है? आपके पास तो तरहों के पैसे अब दूसरे ममालिक ने आखिर, लैंडर ने भी आखिर दिखानी शुरू कर दी है। 46 से लेके 49% तक महंगाई से तो लोग आपको जीने नहीं देंगे। सही कह रहे हैं, आपकी गोलनेस नहीं ठीक हो सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उमर इकबाल खान साहब, आखिर में सिर्फ अब जो वो तेल है, खुर्दनी तेल, पेट्रोल है, पेट्रोलियम मसनूआत, वो आलमी सतह पर तो $75 पे आ चुकी हैं, बैरल आ चुका है। तो अभी तक हमारा पेट्रोल वहीं है, लेकिन जो ज़राए हैं वो कह रहे हैं पेट्रोल की कीमतें फिर बढ़ रही हैं, बिजली की कीमत बढ़ाने जा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ, तो ये किस तरह हमारे हम मुल्क आवाम का में एतमाद, देखिए, इत्तेहादी हुकूमत किस तरह बहाल कर सकती है, किस तरह? क्योंकि ज़रूरी है, अगर आवाम में जाना है, आपने इलेक्शन करवाने हैं, आवाम में उनका एतमाद लेना है, कुछ तो उनको उनके साथ हक़ाइक़ आपको शेयर करने पड़ेंगे। सर बात ये कि ये जो हम कहते हैं ना कि इलेक्शन में जाना है, इसका मईशत से ताल्लुक़ छोड़ दें। मईशत जो है ना वो आपको सच्चाई पर चलानी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप मईशत को कि जी हम ये इलेक्शन ईयर है तो हम लोगों को लुटा दें सब कुछ और फिर के मुल्क बच जाएगा। मुल्क नहीं बचेगा इस तरह। मुल्क बचेगा सेल्फ रिलायंस पर आकर, इंडस्ट्रीज़ का रॉ मटेरियल, जो नेसेसरी ऑयल और बाकी जितनी नेसेसरी है उसके अलावा इंपोर्ट्स कुछ अरसे के लिए इनको रोकनी पड़ेंगी। और आपको सबको सादा, अवाम को भी इसमें, अवाम तो वैसे बहुत कुर्बानी दे रही है, अवाम तो कुर्बान हो चुकी है, अवाम में तो इशराफिया को कुर्बानी अवाम ही कुर्बानी देती आ रही है 75 साल अब इशराफिया को भी देनी चाहिए ना सर, जो इतने असासे रखे हैं, कुछ पाकिस्तान को वापस कर दे। मैं देखिए, अब मैं सियासी बात नहीं कर रहा, जितने पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट्स, मिलिट्री जजेस जो भी हैं जिनके एसेट्स बाहर हैं, उनसे मेरे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि उनका आधा कम से कम $360 बिलियन जो आपका बाहर पड़ा हुआ है, ज्यादा पड़ा हुआ है। $360 बिलियन के तो फिगर कन्फर्म है ना, जो लोग आप बताते हैं। अगर आधा भी आ जाए तो पाकिस्तान का कर्जा भी उतर सकता है। इसके अलावा हमने यहाँ से लूटा है, इस मुल्क को यहाँ से चोरी की है, दोबारा लूटने के लिए लिए हैं। आर्मी चीफ की सीट तो ऐसे लग गया है कि जैसे कौन बनेगा खरबपति की सीट है। सही है, तो इसको छोड़ दें। अब वो आर्मी चीफ ने अच्छी बातें की हैं कि आगे से हम रिपेंट कर लें चीज़ों को, लेकिन उन्होंने जब कहा ना कि मशरक़ी पाकिस्तान सियासी नाकामी थी, तो वहाँ पर मेरा बड़ा सख्त इख्तिलाफ है। वो भी है, लेकिन यही है ना, जब सीट होती है, जब हमें सीजन नजर नहीं आती, जब जाने का वक्त होता है, फिर हमें वो शमस साहब थे जो वो वापडा के चेयरमैन रहे हैं, वो बाद में उनको डैम भी याद आ गया, सारा कुछ याद है कि जब वो मौजूद थे, जब कहाँ गए डैम जो ब्यूरोक्रेट रिटायर होता है, इतनी बड़ी दाढ़ी रखकर आवाज करना शुरू कर देता है, तस्वीर उसके हाथ में आ जाती है, वो पहले क्यों नहीं आती? सर यही बस यही। अच्छा उमर साहब, आखिर में छोटी सी एक जो टारगेट है FBR को, ज़ाहिर गल बात है, पूरे तो करने पड़ेंगे अगर ये IMF को पैकेज लेना है, लेकिन जो इंडिकेटर हैं इकोनॉमी वो खतरनाक इंडस्ट्री बंद होती जा रही है। ऐसी सूरत हाल में FBR को कुछ अपने आप में लचक लानी चाहिए। रियलिटी का चेक ही नहीं लगा पा रहे। इतना बड़ा सैलाब है इस हुकूमत की, अगर कोई सबसे बड़ी नाकामी, कर्जे माफ करवा लेते हैं। इस हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी ये है कि उस सैलाब का, ये डेवस्टेशन का इफेक्ट आलमी दुनिया को बता नहीं सके, लेकिन वो कर्ज लेने के लिए करते रहे ना, या कर्जों को रिशेड्यूल करवाते, उनको किस्तें आगे ले जाते या उनको माफ करवाते, वो तो बात ही नहीं की किसी ने। 3 साल कम से कम आगे जाते, $30 बिलियन अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी साहब फरिश्ता बन के आए थे पाकिस्तान के लिए, जिनसे फायदा नहीं उठाया गया। कि जनाब ये हमारे पास पॉसिबल, देखिए
IMF कोई मरीख पर तो नहीं है, उसको पता है पाकिस्तानी हुकूमत ये $30 बिलियन का लॉस नहीं पूरा कर सकती। सही कह रहे हैं। ये कैसे, देखिए आप अपनी आवाम के ऊपर जबक, आप मेरे पर छुरी चला लें, फिर भी लेकिन कुछ उमर नहीं साहब बनेगा। सारी बातें आपकी सही हैं, आपका बहुत शुक्रिया अलवी साहब, आपको बहुत शुक्रिया। नाजरीन, असल में जो प्रोग्राम का जो आज हमने किया उसका जो निचोड़ ये है, नीयत सही होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत मुल्क के लिए है, आवाम को रिलीफ देने की है, इस मुल्क को आगे ले जाने की है, तो सब कुछ मुमकिन है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल यूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।